नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किंग के पैलेस में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हर्षवर्धन को जहर दे देती है और वो एक दिन का वक्त देता है प्रिंसेस डायना से शादी करने का, वरना हर्षवर्धन को परसों तक सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि उसने कम्युनिकेशन डिवाइस भी बंद करवा दिया, जिस वजह से हर्षवर्धन बाहर किसी से मदद मांग सके और उसके कुछ चंद गार्ड्स ही अंदर रुके हुए थे, बाकी के गार्ड्स बाहर ही फंसे हुए थे, जिस वजह से हर्षवर्धन को गुस्सा आ रहा था। तभी रोबोट नोबिता धीमे से हर्षवर्धन के कान में बोला, बॉस गुस्सा मत कीजिए। गुस्से की वजह से जहर आपके शरीर में ज्यादा इफेक्ट करेगा और वह आपके इंटरनल ऑर्गन को भी प्रॉब्लम दे सकता है। अभी खुद को रिलैक्स रखिए, आगे क्या करना है इस बारे में हम सोच लेंगे। वही हर्षवर्धन भी सिचुएशन समझ चुका था। वैसे भी उसे रॉयल परिवार से कोई डर नहीं था। हर्षवर्धन खुद को शांत करता है, फिर इस घमंड और एटीट्यूड भरे अंदाज में आगे बढ़ा और बड़े से मेंशन के हॉल में जाकर किसी किंग की तरह सोफे पर बैठ गया, जैसे वह महल उसी का हो। वही हर्षवर्धन के अंदाज और उसके एटीट्यूड को देखकर रॉयल परिवार के चेहरे पर थोड़ा सा डर छा गया। वैसे तो उनको पता था कि उसका महल सबसे ज्यादा सुरक्षित है और यह उसकी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं हर्षवर्धन के बिहेवियर को देखकर अब उसे डर लगने लगा था। हालांकि इतने साल गद्दी पर रहने की वजह से उसका चेहरा अभी भी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह भी उसी तरह अंदाज में चलते हुए हर्षवर्धन के सामने सोफे पर बैठ गया। हर्षवर्धन खुद को शांत करते हुए रॉयल फैमिली को देखते हुए बोला, मेरे एक आदमी को बाहर जाने दो, बाहर जो सिक्योरिटी टीम है उसे इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि वह लोग परेशान ना हो। वही यह सुनकर क्वीन मेरी बोली, बिल्कुल नहीं, अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक आप शादी के लिए हाँ ना कर दो। ये सुनकर सेक्रेटरी बेला थोड़ी छोड़ी हुई आवाज में बोली, क्वीन मेरी, हमें पता है कि आप कुछ ज्यादा ही महान हैं, लेकिन आपको अपना भी दिमाग चलाना चाहिए। अगर बॉस यहाँ पर रुके और बाहर सिक्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो क्या आपको सच में लगता है कि वह लोग अंदर नहीं आएंगे या फिर बाहर किसी को इन्फॉर्म करेंगे कि महल में कुछ हुआ है? क्योंकि हम उन्हें साफ साफ बात कर आए थे कि ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे और ऑलरेडी 2.5 घंटे हो चुके हैं। बस आधा घंटा, उसके बाद सिक्योरिटी किसी का इंतजार नहीं करेगी। और आप भी जानते हैं हम महल के अंदर आए हैं, वह तो पूरी फ्रांस को पता है। मैं तो सिर्फ फ्रांस की बात कर रही हूँ, कल तक तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती है। ये सुनकर एक पल के लिए क्वीन मेरी का चेहरा काला पड़ गया। वही किंग को भी हल्का सा डर लगा। जाहिर सी बात है, इस बारे में उन्होंने नहीं सोचा था। उन्हें लग रहा था वह हर्षवर्धन के साथ साथ उनके सभी लोगों को काबू कर लेगा। इसीलिए किंग हर्षवर्धन को देखते हुए बोला, ठीक है, अपने एक आदमी को बाहर भेजे, वह इन्फॉर्म कर देगा। किंग पहले तो सेक्रेटरी रजत को भेजना चाहता था, लेकिन अभी वह कुछ बोलता उससे पहले ही बेला रोबोट नोबिता की ओर देखकर बोली, बॉस नोबिता को भेजो, वह अच्छे से यह काम कर लेगा। उसके बाद बेला नोबिता के नजदीक गई और धीमी आवाज में बोली, कोई इमरजेंसी सिग्नल भेजो और यहाँ की सिचुएशन बता दो, बाहर जाकर तुम्हें सिग्नल मिल जाएगा। दरअसल रोबोट नोबिता जब से पैलेस के अंदर आया था तब से रोबोट नोबिता वहाँ की सारी सिचुएशन अनाया को बता रहा था, लेकिन 1 घंटे पहले ही वहाँ के सारे सिग्नल को जाम कर दिया गया था। इसलिए रोबोट नोबिता बाहर कोई भी सिग्नल भेजे नहीं पा रहा था, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दे पा रहा था। जैसे ही रोबोट नोबिता बाहर गया सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करने के लिए, वैसे ही उसको हल्का सा सिग्नल महसूस हुआ। हालांकि वह सिग्नल आम फोन को जाम कर सकता था, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी जाम कर सकता था, लेकिन रोबोट नोबिता बहुत ज्यादा एडवांस रोबोट था। वैसे भी अनाया ने उसे मॉडिफाइड किया था, उसकी चिप इतनी एडवांस थी कि हम मोबाइल सिग्नल जैमर उस पर काम नहीं करेगा। इसीलिए रोबोट नोबिता ने तुरंत ही एक ईमेल रोबोट शिजुका को भेज दिया। क्योंकि वह दोनों कनेक्ट थे तो उसके लिए सिग्नल भेजना आसान हो सकता था। और बाहर गार्ड्स को इन्फॉर्म करने के बाद वह तुरंत अंदर चला गया, क्योंकि उस पर भी बहुत अच्छे से नजर रखी जा रही थी। फ्रांस के विला में दूसरी और आधी रात को अनाया हर्षवर्धन का इंतजार कर रही थी। जाहिर सी बात है, वह पहले ही बता कर गया था कि वह ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे में आ जाएगा, लेकिन अभी तक वह नहीं आया था। इसीलिए उसे थोड़ी चिंता देती हो रही थी
क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानती थी रॉयल फैमिली जितनी दिखती है उतनी अच्छी नहीं है और हर रॉयल खानदान में अपने डार्क सीक्रेट अंधेरे रहस्य होते हैं। इसीलिए वह परेशान होकर बाहर ही हॉल में बैठी हुई थी। तभी रोबोट शिजुका को वह मैसेज मिला है जो रोबोट नोबिता ने भेजा था। उसे मिलते ही वह तुरंत अनाया के पास गई और उसे पूरा मैसेज बता दिया। सब कुछ सुनाने के बाद अनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई और उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। इस वक्त उसके चेहरे पर इतनी खतरनाक एक्सप्रेशन थे कि अगर रॉयल फैमिली उसके सामने होती तो वह उसे जान से मार देती। रोबोट डोरेमोन जो थोड़ा दूर खड़ा था उसने भी वह सब कुछ सुन लिया था, इसलिए वह आगे आया और अनाया को शांत करवाते हुए बोला, मास्टर शांत हो जाए, अभी बॉस की तबीयत के बारे में सोचने का वक्त है। अगर आप परेशान हुई और गुस्सा हुए तो आपकी तबीयत पर भी फर्क पड़ सकता है और इसकी वजह से बच्चे पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये सुनकर अनाया खुद को शांत करती है और अपने खतरनाक अंदाज में आते हुए बोली, लगता है मैं कुछ साल शांत क्या हो गई, लोग अपनी औकात भूल गए। वह रोबोट शिजुका से बोली, जाओ जाकर मेरा लैपटॉप लेकर आओ। तो शिजुका तुरंत ऐसा ही करती है। अनाया थोड़ी ही देर में लैपटॉप में कुछ चीजें टाइप करती है, फिर अपने हाथ में बंदी धरी रोबोट रैम को पकड़ाए हुए बोली, जल्द से जल्द जॉर्डन को कनेक्ट करो। उसके साथ साथ फ्रांस में हमारे लिए जो काम करते हैं उनके हाई ऑफिसर्स को भी कांटेक्ट करो। रोबोट रैम तुरंत ही सबको एक साथ ऑनलाइन कांटेक्ट करता है। इतनी रात को अपनी बॉस का वीडियो कॉल देखते ही सभी लोग अलर्ट हो गए। जैसे ही स्क्रीन शुरू हुई सबसे पहले जॉर्डन गंभीर आवाज में बोला, अनाया तुम ठीक तो हो? इतनी रात को फोन किया। जॉर्डन अनाया को अपनी छोटी बहन मानता था, इस वजह से वह चिंतित हो गया। वैसे तो हर्षवर्धन उसके साथ था इसीलिए वह ज्यादा परेशान नहीं था, लेकिन इतनी रात को फोन उसे कुछ सही नहीं लगा। इसीलिए अनाया सबको देखते हुए कड़क आवाज में बोली, अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, सभी लोग ध्यान दो। वह जॉर्डन से बोली, जॉर्डन जल्द से जल्द पता करो फ्रांस की रॉयल फैमिली की कमजोरी क्या है और हम उसे किस तरह से तोड़ सकते हैं। फिर वह अपने दूसरे कंपनी के प्रेसिडेंट से बोली, फ्रांस में हमारी हाईली ट्रेन सिक्योरिटी के लोगों को एक्टिव करो। मुझे कल सुबह तक हर कोई स्टैंड बाय पर चाहिए, वह भी हथियारों के साथ। फिर वह दूसरे प्रेसिडेंट से बोली, मुझे पता कर को बताओ रॉयल फैमिली में कौन से जहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और आज तक उन लोगों ने कौन कौन से जहर का इस्तेमाल किया है, मुझे उन सब की डिटेल चाहिए। अगर उन्होंने कोई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट एक्सपोर्ट या बाहर से मंगवाए हैं तो उस बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे छोटी से छोटी डिटेल अगले 2 घंटे में चाहिए। पूरे फ्रांस को हाई अलर्ट पर डाल दो। हर किसी की नज़र रॉयल फैमिली पर होनी चाहिए, उसका एक भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए। हर किसी पर बहुत नज़दीक से नज़र रखो और अगर ज़रूरत पड़े तो उन सब को उठाने की भी तैयारी शुरू कर दो। वही इतनी सारी प्लानिंग को होता हुआ देखकर जॉर्डन समझ गया कि जरूर मामला काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। वह अनाया को देखते हुए बोला, मास्टर क्या मैं वहाँ आ जाऊँ? अनाया उसे रोकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर किसी को वहीं से कमांड दोगे। मुझे ये बताओ कि अभी अंडरवर्ल्ड में हमारा सबसे काबिल इंसान कौन सा है? ये सुनकर जॉर्डन तुरंत बोला, पीटर भी हमारे लिए काम कर रहा है और वह हमारे लिए कोई भी इलीगल काम को कर सकता है। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है, पीटर को इन्फॉर्म करो कि वह मुझसे मिलने आए। थोड़ी ही देर में अनाया ने मीटिंग खत्म कर दी। उसके बाद उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर फ़ोन किया और उसे टॉप सिक्योरिटी टीम को तैयार होने को कहा और वह भी कल सुबह तक। यहाँ तक कि उन्होंने रॉयल फैमिली और फ्रांस की गवर्नमेंट पर भी प्रेशर बनाने को कहा ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फ्रांस की गवर्नमेंट को भी अपने अंडर कर सके। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। थोड़ी की ही देर में पीटर अपने कुछ गार्ड्स के साथ अनाया के पास आया। तब तक अनाया ने अपने कपड़े बदल लिए थे और दोनों रोबोट उसके पास ही खड़े थे। ऊपर से वहां पर बटलर भी था। दरअसल विला का बटलर इतनी रात को हड़बड़ी देखकर बाहर आया था और उसने अनाया को रोकने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने उसे घूरकर चुप करवा दिया। जैसे ही पीटर आया, अनाया उसके साथ बाहर जाते हुए बोली, हमें आगे क्या करना है वह हम बाहर जाते हुए भी डिस्कस कर सकते हैं। वह लोग जैसे ही कार में बैठे, अनाया ने तुरंत किसी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर सामने कोई और नहीं, विक्की सहगल था। विक्की को अनाया ने पहले ही सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। अनाया विक्की को देखते हुए बोली, क्या मैंने जो कहा वह कर दिया? विक्की अनाया को चिंतित आवाज में बोला, भाभी मैंने कर तो दिया।
लेकिन आपको नहीं लगता ये काफी खतरनाक है? क्यों ना आप हमारे आने तक इंतजार करें। अनाया विक्की को देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हमें हर हालत में कल तक हर्षवर्धन को वहां से निकालना होगा। उसे पहले ही जहर दिया गया है और मुझे नहीं लगता रॉयल फैमिली इतनी भी दिलदार है। अगर हमने ज्यादा वक्त लगाया तो शायद ये जहर हर्षवर्धन की हेल्थ पर भी इफेक्ट करेगा, और जो काम मुझे करना है उसके लिए मुझे पूरी ताकत चाहिए। ये सब कुछ लीगल तरीके से नहीं हो सकता है। मुझे अंडरवर्ल्ड किंग का सपोर्ट चाहिए। विक्की गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है भाभी, जैसा आपने कहा मैं कर दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका चेहरा हमेशा ही छुपा हुआ होना चाहिए। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। अनाया गहरी सांस लेकर बोली, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। वैसे भी अंडरवर्ल्ड में मैं एक आदमी को जानती हूँ पीटर, वह पहले ही मेरे साथ है, इसीलिए इतनी चिंता की बात नहीं है। पीटर को विक्की सहगल भी जानता था, इसलिए वह बोला, क्या आप पीटर को सच में जानती है? तो अनाया बोली, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में फ्रांस में दूसरे नंबर पर पीटर की गैंग आती थी, जो जहर से लोगों को मारने में माहिर थे। पहले तो विक्की को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और बस अनाया को खुद का ध्यान रखने को कहा। इतना कहकर फोन रख दिया। वहीं अनाया पीटर से मिलने से पहले ही अपना पूरा हुलिया बदल चुकी थी। उसने पैरों में हाई बट्स, ऊपर से नीचे तक काले कपड़े, ऊपर से घुटनों से नीचे तक का काला कोरी, पूरे शरीर पर जगह जगह पर हथियार, हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर मास्क, आंखों में गॉगल्स और सर पर आंखों तक आती टोपी। इस वक्त अनाया का शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं था जो सामने से नजर आ रहा हो। वही पीछे आ रहे दो रोबोट ने भी अपना थोड़ा बहुत हुलिया बदल लिया था और गार्ड्स ने भी अपना भेस बदल लिया था। क्या होगा जब अनाया रॉयल फैमिली के सामने जाएगी, और क्या होगा जब यह मामला बाहर आएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।